पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर आर्यन की जीप तेजी से दौड़ रही थी। शाम के 5 बज रहे थे, लेकिन आसमान में छाए घने काले बादलों ने ऐसा माहौल बना दिया था जैसे आधी रात हो चुकी हो। आर्यन एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, जिसे असंभव को संभव साबित करने का जुनून था। उसके डैशबोर्ड पर एक पुराना नक्शा रखा था, जिसमें लाल स्याही से एक गांव पर घेरा बना था। नेथला। नेथला, एक ऐसा गांव जिसे सरकारी रिकॉर्ड्स में निर्जन घोषित कर दिया गया था। लोक कथाओं के अनुसार इस गांव की मिट्टी को किसी प्राचीन तांत्रिक ने श्राप दिया था। बस 10 किलोमीटर और, आर्यन ने खुद से बुदबुदाया। तभी अचानक रेडियो पर बज रहा गाना घर घराहट में बदल गया। अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। उसने रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। अचानक कार की हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के किनारे एक आकृति दिखी। एक बूढ़ी औरत, जिसके सफेद बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। आर्यन ने जोर से ब्रेक मारा। टायर चीख उठे और गाड़ी ठीक उस औरत के पास जाकर रुकी। आर्यन ने खिड़की नीचे की ओर पूछा, माई, इस मौसम में यहां क्या कर रही हो? आगे नेथल्ला का रास्ता सही है ना? उस औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। आर्यन का खून जम गया। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गहरे गड्ढे थे। उसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और आर्यन की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी और लोहे जैसी मजबूत थी। वह फटी हुई आवाज में बोली, समय के पार जाने वाले कभी वापस नहीं आते बेटा। तेरी घड़ी की सुइयां अब तेरे वश में नहीं हैं। आर्यन ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और डर के मारे एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। जीप तेजी से आगे निकल गई। उसने घबराहट में अपनी कलाई घड़ी की ओर देखा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। घड़ी की सुइयां पागलों की तरह उल्टी दिशा में घूम रही थीं। जैसे ही उसने गांव की पुरानी लकड़ी की दहलीज सीमा पार की, पीछे से एक भारी पत्थर गिरने की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो रास्ता बड़े बड़े पत्थरों से बंद हो चुका था। अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। सामने धुंध में एक विशाल 2 मंजिला लकड़ी का बंगला खड़ा था। ओल्ड डार्क बंगला। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और वहां से ऐसी गंध आ रही थी जैसे कोई चीज सदियों से सड़ रही हो। बंगले के दरवाजे पर एक लालटेन जल रही थी, जबकि वहां बिजली का कोई नामो निशान नहीं था। जैसे ही आर्यन ने बंगले की सीढ़ियों पर कदम रखा, भारी दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें किसी के फुसफुसाने की आवाज थी। स्वागत है, आखिरी बलि का। बंगले के अंदर का माहौल बाहर की ठंड से भी ज्यादा सर्द था। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी धूल भरे फर्नीचर और मकड़ी के जालों को चीर रही थी। तभी अंधेरे कोने से एक लकड़ी खिसकने की आवाज आई। कौन है वहां? आर्यन ने कड़कती आवाज में पूछा, हालांकि उसके अंदर का डर अब साफ महसूस हो रहा था। साहब, आप इतनी रात को? एक बेहद कमजोर और लड़खड़ाती आवाज आई। रोशनी घुमाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा, जिसकी खाल हड्डियों से चिपकी हुई थी। वह इस बंगले का केयरटेकर था, रामू। रामू की आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। उसने आर्यन को ऊपर के कमरे, कमरा नंबर 13 की ओर इशारा किया। आर्यन ने गौर किया कि रामू जब चल रहा था तो उसके पैरों की कोई आवाज नहीं हो रही थी। आर्यन ने झिझकते हुए पूछा, क्या इस गांव में कोई और नहीं रहता? रामू रुका, धीरे से पीछे मुड़ा और एक डरावनी मुस्कान के साथ बोला, रहते हैं साहब, पर वे सिर्फ अंधेरे में दिखते हैं। आर्यन अपने कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रात के ठीक 2:15 बजे उसकी नींद अचानक एक अजीब सी आवाज से खुली। खुर्र, खुर्र, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीटी जा रही हो। वह आवाज उसके ठीक बगल वाली दीवार के पीछे से आ रही थी। उसने दीवार पर कान लगाया। उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। वह आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसकी दोस्त साक्षी की थी, जो महीनों पहले एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान गायब हो गई थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर गलियारे में निकला। गलियारे की दीवारों पर जो तस्वीरें टंगी थीं, उनके चेहरे अब बदल चुके थे। उन सभी की आंखें आर्यन की हरकत का पीछा कर रही थीं। जमीन पर उसे गीले पैरों के निशान दिखे, जो लाल रंग के थे, ताजा खून। वह निशान उसके कमरे के दरवाजे से शुरू होकर छत की ओर जा रहे थे। जब उसने टॉर्च की रोशनी छत पर डाली तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। छत के कोने में एक साया, इंसानी शक्ल का लेकिन बेहद लंबा और विकृत, मकड़ी की तरह चिपका हुआ था।
उसके लंबे काले नाखून छत की लकड़ी को खुरच रहे थे। वह धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और उसकी जीभ फर्श तक लटक रही थी। इससे पहले कि आर्यन कुछ कर पाता, उस साए ने अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमाई और चीखा, एक ऐसी आवाज जो इंसान की नहीं हो सकती थी। पूरे बंगले की खिड़कियां एक साथ बज उठीं। आर्यन बदहवास होकर नीचे की ओर भागा, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। वह भागता रहा, लेकिन हर बार वह वापस उसी कमरा नंबर 13 के सामने पहुंच जाता। तभी उसे रामू की आवाज सुनाई दी, जो नीचे हॉल में बड़े आराम से गाना गुनगुना रहा था। आर्यन नीचे पहुंचा और चिल्लाया, रामू काका, ऊपर कोई है? रामू ने मुड़कर देखा। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी। उसने फोटो आर्यन की ओर बढ़ाई। फोटो एक अखबार की कटिंग थी, जिसकी हेडलाइन थी, 30 साल पहले डाक बंगले के केयरटेकर रामू की रहस्यमयी मौत। तस्वीर में वही चेहरा था जो अभी आर्यन के सामने खड़ा था। रामू की परछाई दीवार पर नहीं बन रही थी। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसके पीछे वाले दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तक हुई। ठक, ठक, ठक। आर्यन के हाथ में वो पुरानी अखबार की कटिंग कांप रही थी। सामने खड़ी रहा रामू अब मुस्कुरा नहीं रहा था। उसकी आंखों से काला तरल पदार्थ, ब्लैक लिक्विड, बहने लगा था। जैसे ही आर्यन ने पीछे मुद्दर कर देखा, वह दरवाजा जो अभी बंद था, धीरे धीरे अपने आप खुल गया। बाहर की हवा में अब सड़ी हुई लाशों जैसी दुर्गंध थी। तुम यहां सच ढूंढने आए थे ना? रामू की आवाज अब गूंज रही थी, जैसे वह किसी कुएं के अंदर से बोल रहा हो। सच यहां की मिट्टी में दबा है आर्यन, और मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती। इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, रामू का शरीर धुएं की तरह गायब हो गया। पूरे बंगले में सन्नाटा छा गया। सिर्फ आर्यन की तेज धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह बदहवास होकर बंगले के तहखाने, बेसमेंट की तरफ भागा, क्योंकि उसे लगा कि वही एक जगह है जहां उसे कुछ सुराग मिल सकता है। तहखाने का खौफ, तहखाने का दरवाजा सड्ढा हुआ था। अंदर कदम रखते ही आर्यन को जमीन पर सैकड़ों पुरानी हड्डियां और फटे हुए कपड्ढे दिखे। वहां एक पुरानी मेज पर एक काली डायरी रखी थी, जिस पर 1995 लिखा था। आर्यन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। डायरी के पन्ने खून से सने थे। उसमें लिखा था, गांव वालों ने अमृता के लालच में छाया पुरुष से समझौता कर लिया है। हर अमावस्या को यहां एक बाहरी व्यक्ति की बलि दी जाती है। बलि का तरीका, उसे जिंदा दीवार में चुनवा देना। आज मेरी बारी है। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक फोटो चिपकी थी। वह फोटो देखकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो में उसकी दोस्त साक्षी उसी बंगले के सामने खड़ी थी, और उसके पीछे वही साया खड्डा था जो आर्यन ने छत पर देखा था। फोटो की तारीख सिर्फ 3 महीने पुरानी थी। दीवारों का सच। तभी आर्यन को दीवार के पीछे से फिर वही आवाज आई, आर्यन, बचाओ मुझे, बहुत ठंड है यहां। उसने टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली। दीवार की ईंटें ताजी लगी हुई लग रही थीं। उसने पास पड्डे दिया एक भारी कुल्हाड़ा उठाया और दीवार पर दे मारा। तीसरी चोट पर दीवार का एक हिस्सा गिरा और अंदर से जो दिखा उसने आर्यन की रूह कंपा दी। दीवार के अंदर एक संकरा खोखला हिस्सा था, जहां दर्जनों इंसानी कंकाल खदड्डे किए गए थे। और सबसे डरावनी बात, उन कंकालों के बीच एक लडडेचकी की लाश थी जो अभी पूरी तरह सड्ड ही नहीं थी। उसने वही लॉकेट पहन रखा था जो आर्यन ने साक्षी को उसके जन्मदिन पर दिया था। आर्यन फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वह अकेली लाश नहीं थी जो वहां हिल रही थी। अचानक वे सभी कंकाल अपनी मुंडियां घुमाकर आर्यन की तरफ देखने लगे। साक्षी, आर्यन फुसफुसाया। तभी लाश ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने आर्यन का गला पकड़ डेडिएच लिया और चीखी, तुम यहां अकेले नहीं जाओगे आर्यन, तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनोगे। उसी वक्त पूरे गांव में ढोल बजने की आवाज गूंज उठी। गांव के मुर्दे जाग चुके थे और वे सब बंगले की तरफ बरहा रहे थे। बलि का समय शुरू हो चुका था। आर्यन की गर्दन पर साक्षी, या जो कुछ भी वह अब बन चुकी थी, की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसे सांस लेना भारी पड़ रहा था। उसकी सफेद पड़ चुकी आंखें और सड़ा हुआ चेहरा आर्यन के चेहरे के बिल्कुल करीब था। तुम तुम साक्षी नहीं हो सकती। आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया। जैसे ही वह पीछे गिरा, उसने देखा कि तहखाने की दीवारें अब पसीने की तरह खून छोड़ रही थीं। बाहर से ढोल की आवाजें,
अब और तेज और डरावनी हो गई थीं। धूम धक, धूम धक। ये किसी उत्सव की नहीं, बल्कि मौत के तांडव की आवाज थी। लाशों का जुलूस आर्यन तहखाने से ऊपर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह हॉल में पहुंचा, उसके कदम जम गए। बंगले का मुख्य दरवाजा खुला था और बाहर का नजारा देख उसकी रूह कांप गई। पूरा गांव, वही लोग जो सालों पहले मर चुके थे, मशालें लेकर बंगले को घेरे खड़ा था। उनके चेहरे पर मांस नहीं था, केवल हड्डियों के ढांचे फटे हुए कपड़ों में लिपटे थे। वे सब एक सुर में बुदबुदा रहे थे, रक्त ही अमृता है, साया ही सत्य है। भीड़ के बीच से एक लंबी आकृति निकलकर सामने आई। उसने एक पुराना तांत्रिक चोला पहन रखा था। उसकी आवाज हवा के झोंके जैसी सर्द थी। आर्यन, तुम यहां तक खुद नहीं आए, तुम्हें लाया गया है। छाया पुरुष को एक युवा मस्तिष्क की तलाश थी, जो उसकी यादों को दुनिया तक ले जा सके। भयावह हकीकत, आर्यन ने पीछे मुड़कर अपनी जीप की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जो उसने देखा उसने उसे तोड़ दिया। उसकी जीप वहां थी ही नहीं। वहां केवल एक जंग लगा हुआ लोहे का ढांचा खड़ा था, जो दशकों पुराना लग रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ, वह नेथला में कल नहीं आया था। उसने अपनी घड़ी देखी। घड़ी की सुइयां अब भी उलटी घूम रही थीं, लेकिन अब तारीख 1995 दिखा रही थी। वह समय के एक ऐसे भंवर टाइम लूप में फंस चुका था जहां अतीत और वर्तमान का अंतर खत्म हो गया था। तभी उसे साक्षी की चीख सुनाई दी। वह मंदिर के चबूतरे पर बंधी हुई थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। तांत्रिक ने एक बड़ा खंजर निकाला और आर्यन की ओर इशारा किया। या तो तुम खुद को सौंप दो, या इसे तड़पते हुए देखो। अंतिम दांव आर्यन को अपनी जेब में उस पुरानी डायरी का आखिरी फटा हुआ पन्ना महसूस हुआ। उसने उसे जल्दी से पढ़ा। उसमें लिखा था, छाया पुरुष केवल अंधेरे और विश्वास पर पलता है। अगर स्रोत को जला दिया जाए तो भ्रम टूट जाएगा। स्रोत क्या था? आर्यन की नजर उस पुरानी लालटेन पर पड़ी जो रामू ने पकड़ी हुई थी। वह लालटेन साधारण नहीं थी, उसकी लौ नीली थी। आर्यन ने बिना सोचे समझे एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस लालटेन पर दे मारा। जैसे ही कांच टूटा और नीली लौ जमीन पर गिरी, पूरा बंगला जोर से हिला। जमीन फटने लगी और गांव वालों की चीखें आसमान चीरने लगीं। लेकिन तभी छाया पुरुष का साया आर्यन के साये से जुड़ने लगा। आर्यन का अपना साया अब उसके वश में नहीं था। वह उसका गला घोंटने के लिए ऊपर उठ रहा था। आर्यन का दम घुट रहा था। वह फर्श पर तडर्ड छप रहा था, लेकिन उसे मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही परछाई थी। दीवार पर उसका साया एक राक्षस की तरह बद्धसा हो गया था और उसके हाथ आर्यन के गले पर जकद्दे हुए थे। तांत्रिक और मुर्दों की भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। तुम अपने ही वजूद से नहीं लड़ सकते आर्यन, तांत्रिक की आवाज गूंजी। इस मिट्टी में जो आता है वह यहीं का साया बन जाता है। भ्रम का अंत तभी आर्यन की नजर जमीन पर बिखरी उस नीली लौ पर पड्डी जो टूटती लालटेन से निकली थी। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह लौ बूझ रही थी, उसका साया कमजोर पड़ीडीएच रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और पास पड़ीडीहे एक पुराने ऊनी कंबल को उस नीली आग में झोंक दिया। अचानक एक तेज सफेद रोशनी धमाके के साथ फैली। पूरा बंगला किसी पुराने शीशे की तरह चटकने लगा। साक्षी की चीख गूंजी, आर्यन, भागो, ये सब सच नहीं है। आर्यन ने देखा कि मंदिर, तांत्रिक और वे मुर्दे धुएं की तरह उड़ाने लगे। उसे समझ आया कि छाया पुरुष का असली हथियार डर और भ्रम था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, ये मेरा सच नहीं है, तुम मर चुके हो। अंतिम पलायन जैसे ही उसने यह कहा, उसके कान फटने जैसी आवाज आई। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह मंदिर के चबूतरे पर नहीं, बल्कि अपनी जीप के स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखे हुए था। बाहर सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर गिर रही थीं। वह पसीने से तरबतर था। उसने चारों ओर देखा, वहां ना कोई बंगला था, ना कोई भीड़, सिर्फ खंडहर और झादियां थीं। उसने राहत की सांस ली। शायद यह सब एक बुरा सपना था। उसने खुद को तसल्ली दी। उसने जीप स्टार्ट की और तेजी से उस वीरान गांव से बाहर निकल गया। 10 किलोमीटर दूर जाकर वह एक चाय की टपरी पर रुका। उसका गला सूख रहा था। खौफनाक सच, द ट्विस्ट। चाय वाले ने उसे गौर से देखा और पूछा, साहब कहां से आ रहे हो? आर्यन ने पीछे इशारा किया, उस नैतला गांव की तरफ से। चाय वाले के हाथ से कांच का गिलास गिरकर टूट गया। उसने कांपते हुए कहा,
साहब मजाक मत करो। नेथला गांव तो 1995 के भूकंप में जमीन के अंदर धंस गया था। वहां तो अब रास्ता भी नहीं जाता। आर्यन का चेहरा सफेद पर डीडीएच गया। उसने अपनी कलाई गड्ढेढ़ी की ओर देखा। गड्ढेढ़ी की सुइयां अब सीधी चल रही थीं, लेकिन समय समय वही था जो उसने कल शाम को देखा था, 5 बजे पीएम। तभी उसे अपनी जीप के पिछले शीशे, रियर व्यू मिरर में कुछ दिखा। पिछली सीट पर धूल जमी थी, लेकिन उस धूल पर उंगलियों से कुछ लिखा हुआ था, जल्द मिलेंगे। आर्यन ने डर के मारे आईने में अपनी शक्ल देखी। उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे गायब हो रही थीं, और उनकी जगह वैसे ही काले गड्ढे बन रहे थे जैसे उस बूढ़ी औरत के थे। उसने अपने हाथ देखे। उसके हाथ धीरे धीरे धुएं में बदल रहे थे। वह कभी वापस नहीं आया था। वह अब भी वहीं था, उसी बंगले में, उसी काल चक्र टाइम लूप में फंसा हुआ। जो आर्यन जीप चला रहा था वह इंसान नहीं, बल्कि एक साया था जो दुनिया में बाहर निकल चुका था।